चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है और 3 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा और इससे पहले नई उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है। कल सुबह 11 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। किसानों ने शर्तों के साथ सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अब आज सरकार को इसका जवाब भेजना है कि वो किन शर्तों पर बातचीत को तैयार है। चाय की चुस्कियों के बीच शरीर को गर्माहट देने की कोशिश करते किसान बेसब्री से सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने 29 दिसंबर यानी कल शर्तों के साथ बातचीत पर हाथ बढ़ाकर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। हम एजेंडा दे दिया, अभी एजेंडा दे दिया, टाइम दे दिया, तारीख भी दे दिया। अभी तो बॉल उसका कोर्ट में है, वो मांगा था, हम सहमति से दे दिया। अभी देखना है सरकार क्या करते हैं। जी हां, किसानों ने बातचीत शुरू होने से पहले सरकार के सामने 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो और बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। अगर सरकार ने इन शर्तों को मंजूर नहीं किया तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। सरकार का क्या रवैया होगा वो हम देखेंगे, लेकिन कल हमने ऐलान किया कि अगर सरकार का रवैया अब भी ठीक नहीं रहा तो 30 दिसंबर को यहाँ बड़ा ट्रैक्टर मोर्चा ये पूरे रिंग रोड के ऊपर हम निकालेंगे और लोगों को एक जन जागृति करने के लिए, लोगों के आसपास के जो गांव है उनको एक अपील करने के लिए कि भाई और ज़्यादा ताकत से शामिल हो जाओ। ये भी हम 30 तारीख को करने वाले हैं। सरकार की तरफ से किसानों के 40 संगठनों को 2 चिट्ठियां भेजी गई थी। किसानों से बातचीत की अपील करते हुए उनसे दिन और समय तय करने को कहा गया था। किसानों ने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त तय कर दिया है, लेकिन पहले सरकार को उन 4 शर्तों को मानना होगा। सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई बातचीत जहाँ से वे छोड़ के गए वहाँ से तो शुरू होगी। कहाँ पे छुट्टी थी और कहाँ से शुरू हुई? मैं कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो, यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहाँ से शुरू होगी। बातचीत यानी किसान बातचीत के लिए तैयार तो जरूर हैं, लेकिन अपनी मांग से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। अब सरकार आज बैठक कर अपना रुख तय करेगी और किसानों को बताएगी। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि वो कानून वापस नहीं लेगी और आंदोलनकारी नेता साफ कह चुके हैं कि कानून वापसी ही उनकी पहली शर्त है। फिर सवाल उठता है कि इन 2 विपरीत शर्तों के बीच कैसे बातचीत होगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ किसान आंदोलनरत है तो दूसरी तरफ राजनीति जो है वो भी अपनी चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस बीच, सुनाते हैं। देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके हित में ये बिल लेकर आए। न मंडी खत्म हो रही, न आढ़त खत्म हो रही, न एमएसपी खत्म हो रही, बल्कि उनको ये मौका दिया गया है कि वो जब चाहें अपना ऊंचे दाम पर भी अपना अनाज बेच सकें। ये अधिकार दिया गया है। अधिकार में कटौती कहाँ है? अधिकार में बढ़ोतरी है। उसको कांग्रेस किसानों के अधिकार की कटौती बता रही है। ठंड बढ़ती जा रही है, किसान, महिलाएं, बच्चे ठंड में बैठे, उसमें से कुछ लोग मर चुके और प्रधानमंत्री इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। वो सारे देश में बातें करते घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दरवाजे पर जो किसान बैठा है उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि जल्द अज जल्द किसानों की समस्या का समाधान करें।
और इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर से अनीशा माथुर और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ कुमार कुणाल हैं। अनीशा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब किसान ने एक तरह से कह रहे हैं ना कि उन्होंने बाजी जो है अब पलट दी है एक तरह से, और अब सरकार के पास जो है बॉल है। अब देखना होगा कि सरकार कल क्या फैसला लेती है और कल के बैठक को लेकर क्या होता है। इस वक्त जहां पर आप हैं वहां पर किसानों की क्या राय है, आगे वो क्या कह रहे हैं? देखिए श्वेता, यहाँ पर काफी लोगों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर एटीट्यूड किसानों का साफ है कि जो हम कह रहे हैं 1 महीने से नहीं 3 महीने से अपनी बात पर अटके हुए हैं कि ये लॉज जो है ये रिपील होने चाहिए। सरकार को ये लॉज रिपील करने जरूरी है और जो इनके 4 पॉइंट का एजेंडा है उस पर जब तक सरकार अग्री करके बात नहीं करेगी, जब तक नहीं करेगी तब तक आगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग काफी क्लियरली यही कह रहे हैं कि सरकार को उनकी बात माननी जरूरी है। कुछ लोग, सर, सरकार को आप लोगों ने दोबारा से चिट्ठी लिखी, अब क्या उम्मीद रखते हैं, आपकी क्या होगा? बेटा देखो, इस लोकतंत्र में और संविधान और लोकतंत्र हमारे भारतवर्ष की एक खूबसूरती है। संविधान के तहत हमने लोकतंत्र का एक अपना अधिकार चुना, वोटों के माध्यम से हमने अपनी सरकार चुन के भेजी। आज जनतंत्र का एक मोटिव हुआ है भाई, जनतंत्र के तहत अगर जनता को एक चीज नहीं चाहिए तो सरकार जो हमने चुन के भेजी है वो सरकार बेटा हमारी जनता की भावनाओं को समझ के भाई ये सरकार हमारी है, लोकतंत्र की जमहूरियत है, सरकार को हमारी माननी पड़ेगी। हाँ बेटा, श्वेता, आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर किसान सीधा कह रहे हैं कि सरकार, बिल्कुल उनकी मांग जो है बहुत ही क्लियर है। अनीशा, आएंगे आपके पास, सीधे चलते हैं कुमार कुणाल के पास। कुणाल, जहां पर आप हैं गाजीपुर बॉर्डर, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार खबरों में भी हम दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या वहां से भी यही आवाज आ रही है जो कि सिंगू बॉर्डर से आ रही है कि जब तक ये 3 मांगे नहीं मानी जाती है तब तक आगे का रास्ता नहीं खुल सकता? श्वेता, सबसे पहले तो हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो किसानों की तादाद है वो लगातार जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर बहुत बड़ी है। पिछले दिनों में पूरी तरह से जो NH9 है उस पर भी अब सारे किसान आ गए हैं अलग अलग जगहों से। आप लोगों ने जो 3 डिमांड रखी है सरकार के सामने, क्या आपको लगता है क्या कि अब सरकार आगे उस पर सुनवाई करेगी या आप उसके बिना कुछ संशोधन पर मानेंगे? देखो, अभी आज कल के दिन है वार्ता का, अगर सरकार उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर ले, माहौल अगर तैयार कर लेगी, क्योंकि उनके प्रवक्ता कुछ अनाप शनाप बोल जाते हैं बीच में, तो उससे माहौल खराब हो जाता है। वो जो मेज पे वार्ता होनी है उस पर वार्ता का माहौल नहीं बना पाते। अगर ये कल तक अगर कोई ना इधर से उधर बगली मारी इन्होंने तो कल तक हो सकेगा कि वार्ता हो जा। तो वार्ता से है यहाँ पर लोगों को उम्मीद, आप लोगों को लगता है उम्मीद है कुछ? जी, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काले कानून वापस करवाने हैं, इसलिए। चलिए, फिलहाल लेकिन बातचीत हो रही है, रास्ता खुला हुआ है, ये एक अच्छा संकेत है। आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के प्रस्ताव पर आज सरकार को फैसला करना है। इस बीच सरकार की जमकर सियासी घेराबंदी भी हो रही है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला। मौका था गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों और माता गुजरी की शहादत को नमन करने का, लेकिन साहिबजादों की शहादत को याद करने के बाद छा गया किसानों का मुद्दा। दिल्ली सरकार की पंजाब अकादमी की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी स्मारक पर कीर्तन दरबार का आयोजन था। यहीं से कुछ दूरी पर सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुद्दा अछूता कैसे रहता? 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहाँ पे। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो 3 कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। केजरीवाल ने चुनौती दी कि केंद्र सरकार अपने सबसे दमदार मंत्री को सिंगू बॉर्डर पर भेजकर
किसान नेताओं के साथ बहस करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक ये आरोप लगा रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहाँ से चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे। केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ। आज केजरीवाल साहब की कुर्सी यहाँ पर लगी हुई है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद जी, हमारे नेता मनोज तिवारी जी ने उन्हें बुलाया है और ससम्मान बुलाया है, तो उन्हें ये आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जब हम कह रहे हैं कि भाई हम समझा रहे हैं, हालांकि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी आपने दिल्ली में वो कानून लागू किया। गौरतलब है कि पीएम समेत सरकार के तमाम मंत्री किसान आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बहरहाल कल सरकार और किसानों के बीच बातचीत प्रस्तावित है। उम्मीद है कि बातचीत में बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर सियासत भारी है। राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान का है। इस वीडियो में राहुल वही बात कर रहे हैं जो बात कृषि कानून को लेकर सरकार कर रही है। जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी 2015 में अमेठी में बनने वाले फूड पार्क की वकालत कर रहे थे। वो इस पक्ष में थे कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच ले। वो कह रहे थे कि किसान चाहते हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाएं, ताकि किसान को सीधा फायदा पहुंचे। लेकिन तब राहुल ने ये नहीं सोचा होगा कि 2015 का उनका ये बयान 2020 के अंतिम दिनों में उनके लिए चक्रव्यूह बना देगा। लिहाजा घेर लिया बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। राहुल गांधी के पुराने बयान से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि किसान टस से मस न हो। उन्होंने लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल किसानों के हितैषी होने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, मगर उनके पुराने वादे और उनके पुराने बयानों ने पूरे दल को बैकफुट पर ला दिया है। आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का और अब खबर महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल मच गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा है। यह समन पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया है। ईडी ने वर्षा राउत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी का यह तीसरा समन है। अब तक 2 समन में वर्षा राउत पेश नहीं हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर तीसरे समन पर भी वर्षा पेश नहीं होती है तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कानूनी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है। इस बीच इस समन को लेकर बीजेपी शिवसेना में सियासी जंग छिड़ गई है। संजय राउत ने ट्वीट बाकायदा किया है, आप देखें जरा किसमें कितना है दम। महाराष्ट्र की सरकार पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना और जांच एजेंसियों को सियासत के साथ जोड़ने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना, कांग्रेस या राष्ट्रवादी दल न करे।
जितने भी कोशिश करें, ये सरकार अस्थिर होने वाली नहीं है। सरकार डटकर इसका मुकाबला करेगी। निश्चित तौर पर अभी जो ईडी जैसी यंत्रणाएं जिनको पीएमएलए अंतर्गत काम करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, अब ये प्रिवेंशन ऑफ अपोजिशन लीडर्स एक्ट के अंतर्गत काम कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के खिलाफ काम कर रही है। इससे लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है ये साबित हो रहा है और जनता को भी ये सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ये इसका डटकर मुकाबला करेगी। और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वर्षा राउत आज ईडी के सामने हाजिर होंगी, क्योंकि ये तीसरा समन है और अगर बाकायदा अगर नियम की बात करें तो तीसरा समन भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, हाजिर नहीं होती है, तो ईडी खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, जो समन उनको दिया गया है वो 29 दिसंबर का है। अभी तक इस बारे में संजय राउत से या शिवसेना से प्रतिक्रिया आना बाकी है कि क्या वर्षा राउत जो कल का उनका तीसरा समन है उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में जाएगी या नहीं जाएगी। पहले दो समन्स की अगर आपको बात बताएं तो हेल्थ ग्राउंड्स पे वर्षा राउत ने एग्जाम्पशन मांगा था, उनको एग्जाम्पशन दिया गया था। अब ये तीसरा समन किया गया है। पीएमसी बैंक घोटाले की यहाँ पर बात हो रही है। एचडीएल कंपनी से कुछ लोन लिया गया था, उसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन दिया गया। इस वक्त हम आप देखेंगे कि संजय राउत जो शिवसेना नेता है उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर राजनीति जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो तेज हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एडिटर है सामना के, जो माउथपीस है, मुखपत्र है शिवसेना का, संजय राउत उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर है और वो हमेशा मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाने साधते रहते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें मुस्तफा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और अब बात आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू में तोड़फोड़ हुई है उसके साइड इफेक्ट्स बिहार की राजनीति में दिखने लगे हैं। जेडीयू ने अब इशारों में बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी में जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नए अध्यक्ष के लिए नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद भी कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश वाले इस माहौल के बीच जेडीयू के नेताओं की वो बेचैनी और नाराजगी छिपी नहीं। जो बेचैनी और नाराजगी उसे अपने सहयोगी बीजेपी को लेकर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के गिने चुने विधायक टूट गए। 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और जेडीयू के पास एक विधायक ही रह गया। इससे बिहार में जेडीयू का टेंशन में आना स्वाभाविक है। बीजेपी को लेकर जेडीयू की बेचैनी तो उसी दिन से दिख रही है जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जेडीयू बीजेपी की जूनियर पार्टी बनकर रह गई थी। बीजेपी का एक खेमा बिहार में नीतीश की जगह बीजेपी से ही सीएम बनाना चाहता था। जेडीयू कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने इस पर भी जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। ऐसे बयानों से सीधे संकेत यही है कि जेडीयू बीजेपी को लेकर अब कंफर्टेबल नहीं है। एनडीए विधायक दल ने बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहर्ष चुना है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सफलतापूर्वक बिहार का नेतृत्व संभाल रहे हैं। बिहार की जनता ने 2005 के बाद से ही नीतीश जी का नेतृत्व देखा है। सफलतापूर्वक उन्होंने जिस मुकाम पर बिहार को आगे ले जाने में हम सभी का नेतृत्व किया है वह काबिले तारीफ है। ये बात अलग है कि बीजेपी इस वक्त इन बातों को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती और वो नीतीश कुमार का ही गुणगान कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेडीयू की बेचैनी बढ़ती रही तो क्या गठबंधन में टकराव का कोई रास्ता आगे बन जाएगा, क्योंकि जेडीयू कैंप की नाराजगी तो साफ दिख रही है। जाहिर सी बात है बिहार में अभी नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही बीजेपी और जेडीयू के बीच ये टकराव की स्थिति कुछ शुभ संकेत नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। शुभेंदु अधिकारी ने कल रैली में हुंकार भरी कि टीएमसी चाची और भतीजे की कंपनी हो गई है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। उधर ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की तुलना बिना लक्षण वाले कोविड मरीज से कर दी। ভোট এলেই শঙ্করপুরে বন্ধ হবে। 15 সাল থেকে শুনছি
1 বছর আগেও সাইট অফিস শিলান্যাস। আরে শুনে রাখুন, বন্দর করতে গেলে জমি লাগবে। আপনি যা ল্যান্ড পলিসি করে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গে কিচ্ছু হবে না। হঠাৎ করে এত প্রেম, বাবা বলছো অমিত শাহ আমার দাদা, তাহলে অমিত শাহ তোমার দাদা হলো তোমার ভাইপো কে? অমিত শাহ ছেলে? হ্যাঁ, আমি তো জিজ্ঞেস করতে চাই। 2014 সাল থেকে আমি অমিত শাহর সাথে যোগাযোগে রয়েছি। আপনারা জানেন এই যে করোনা চলছে, করোনায় অনেক জায়গায় রোগটা ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন বম্বের ধারাবি বলে একটা বস্তি রয়েছে, লোকটা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দলেও কিছু অ্যাসিম্পটোমেটিক উপসর্গহীন বেईमानेरा ছিল। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।